नहीं लिया। सबसे आला तरीन अदालत के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हो रही है, उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। मैं इसका नाम रखता हूं अदालती तदब्बुर। और दूसरे तरफ जो आले शरीफ है, उसके मनी लॉन्ड्रिंग का तकब्बुर है। ये तदब्बुर और तकब्बुर का दोनों तरफ जंग भी है और इम्तहान भी है। इस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की वकील बरादरी, इस बात से कतई नजर कि उनका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, वो सारे के सारे आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। शरीफों के तकब्बुर और अदालत के तकब्बुर में से दो तीन इश्यूज हैं जो मैं आपके सामने टैग करना चाहता हूं। सबसे पहला इशू यह है कि इस जंग में नवाज शरीफ जीतने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल करेगा। और मैं यहीं पे एक और बात कह दूं, इस वक्त पाकिस्तान के दो मफरूर लंदन में हैं। एक मफरूर वो है जिसके ऊपर यह इल्जाम है कि उसने पाकिस्तान में इंसान मारे हैं और उसने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला किया है। उसका अभी ट्रायल नहीं हुआ, उसका ट्रायल होना बाकी है। दूसरा जो मफरूर है, उसने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा अपनी गलत पॉलिसियों और भाई को जो वो मशवरे देता है, उनके नतीजे में पाकिस्तान में पहली दफा लोग आटे की लाइन में और राशन की लाइन में कत्ल हो गए। उनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनमें माएं भी शामिल हैं, उनमें बेटियां भी शामिल हैं और उनमें जो ग्रैंड मदर्स हैं वो भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान की क्या, जनूब मशरकी एशिया की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और इसका सारा क्रेडिट उसको जाता है जिसने ये कहा था कि जो ही साग डार आएगा 100 रुपए का डॉलर हो जाएगा, वड्डा साईं आएगा तो मीठे चावल खिलाएगा। अफ्तारियां भी गुजर गई, लोगों को मीठे चावल क्या, एक ऐसा आटा तकसीम किया जा रहा है जिसके बारे में रिपोर्ट्स हैं कि उस पर लिखा हुआ है अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, कि इंसानों के खाने के लिए यह गंदम नहीं है। उसमें से जो आटा है, आप रोज दिखाते हैं मीडिया के ऊपर, लोग आपको दिखा रहे हैं कि वो आटे के नाम पे क्या है। आटा पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा फ्रॉड है ये वाला। इसलिए कि आप जरा कंपैरिजन कर लें, जब इमरान खान की तरफ से खाना या आटा या पैसे 14,000 रुपया पर खातून खाना उनको दिया जाता था, तो इज्जत से एक लाइन में उनको या कुर्सी पे बिठाया जाता था या किसी बिल्डिंग में बिठाया जाता था। अब 70 के अशरे में एक फिल्म आई थी जिसमें लोग, सारी दुनिया जो थी वो नोटों डॉलरों के पीछे पागल हो गई थी। इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। और वो उसका रिप्ले हो रहा है कि आटे के लिए लोग ट्रकों पे ऊपर हमला करने के लिए मजबूर हो गए। ये जो पंजाब है, ये फूड ग्रेन्स की, खुराक की, पूरे एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। यहां लोग भूख से मर रहे हैं। यह भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है जो ये कहते थे कि इमरान खान से इकॉनमी नहीं चल रही। उस वक्त 400 अरब रुपए लोगों के घरों में गए, किसी जगह कोई फोटो नहीं बना। अब तो यह है कि ये जो जितने अरब भी ये लगाएंगे, वो तो चंद करोड़ लगेंगे। ट्रक के पीछे भागते हुए लाइनें आप देख लें, बगैर आटे के घर लौटने वाले देख लेंगे आप। वो कहेंगे जी पैसे खत्म हो गए। इनके पैसे इस तरह से खत्म होते हैं और उससे तेजी से इस तरह से हजम होते हैं और उससे भी तेजी से इस तरह वो बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से मुंतकिल हो जाते हैं। एक दूसरा ये है कि इसका एक बहुत खौफनाक और नतीजा, ये तो अवाम के लिए बहुत खौफनाक नतीजा जो निकल आया, खुराक, महंगाई और जो इकोनॉमी है वो टेल अप हेड डाउन है, नीचे आ रही है। अभी इसका मेल्ट डाउन शुरू होने वाला है। उस वक्त क्या महंगाई की सूरत होगी कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। मिडिल क्लास कुचली गई है। आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, कुचले गए हैं सारे। इसके साथ ही मैं आपको सबसे खौफनाक जो बात है इस वक्त, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके जरिए कौम के सामने रखना चाहता हूं। पहला,
लोग कह रहे हैं, और कुछ लोगों के जो पेड कंटेंट वाले एजेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए जनाब, आईन में कहां लिखा हुआ है कि इलेक्शन वक्त पर हो? तो 90 दिन का मतलब क्या है? ये आटा है, ये लिखा हुआ ना टाइम, इसको सनसेट क्लॉज कहते हैं। सनसेट क्लॉज जब लगी थी जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट के ऊपर और वो एक्सटेंशन चाह रहे थे, तो जनरल बाजवा ने क्या किया था? जनरल बाजवा ने मिन्नत की थी जाके पॉलिटिकल पार्टीज की और कहा था कि आईनी तरमीम करो, और आईनी तरमीम हुई थी या वैसे ही उनको एक्सटेंशन हो गई थी? तो आईनी तरमीम होगी। ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून का सिर्फ अगर आप सेक्शन 7 देखें, मैं आप सबसे अर्ज करता हूं जरूर देखें और पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि इस कानून के प्रियम्बल में वो जिसमें लिखा होता है रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ कमीशन, हम वो ऑफ द एक्ट, हम वो गवर्नमेंट हैं जिसमें एक रात में हमने 32 कवानीन फैटफ के मंजूर कराए कौमी असेंबली से, और 158 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नेशनल असेंबली से मैंने बिल पास करवाए। ये एक जो इन्होंने कानून बनाया उसके 3 हिस्से हैं। उसका पहला हिस्सा यह है कि अगर ये कहते हैं, इनकी बात मान ली जाए कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो उसका पहला नतीजा फेडरेशन का सबसे बड़ा हाउस टूटेगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए टूटेगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आईसीटी 1 4 सूबे हैं, चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी वाला पंजाब उसकी, और जो सबसे छोटा सूबा है आबादी वाला बलूचिस्तान, उनकी वहां नुमाइंदगी बराबर है। इसलिए इसको हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं। वो क्यों टूटेगा? इसलिए कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो फिर जो इलेक्शन अगले साल 2024 की फरवरी में होने हैं और मार्च के पहले हफ्ते में, जिनके नतीजे में चेयरमैन सेनेट आना है वो नहीं आ सकेगा, डिप्टी चेयरमैन नहीं आ सकेगा, 50% लोग रिटायर होने हैं, उनकी जगह पुर नहीं होगी, तो सेनेट टूट गया। ये ज़ियाउल हक साहब के बाद दूसरी दफा सेनेट टूटेगा, और उसका नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं जो पहली दफा टूटा था। दूसरी बात, आप जो दिसंबर के महीने की तकरीर निकाली है शेख मुजीबुर रहमान की, जिसमें वो कह रहा था कि 300 सीटों में से 313 सीटें थी, 300 पे इंतखाब हुआ था। वो कहता है 186 मेरी हैं, दूसरे सारे मिला के 151 नहीं बनते। 151 पे गवर्नमेंट बन रही थी। वो कह रहा था मैं आपसे क्या मांगता हूं, क्यों मुझे गोलियां मारते हो, ये मैंने तुम्हें खरीद के दी हैं। मैं तुमसे ये मांगता हूं इलेक्शन का नतीजा मानो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद करो, लोगों के फैसले के मुताबिक जिनको वोट मिला है उनको इक्तदार दो। हमने उसको इक्तदार नहीं दिया, हमने उसकी अक्सरियत तोड़ डाली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए से, साथ मुल्क भी तोड़ डाला। बदकिस्मती की बात यह, आज जो पहला सेनेट टूटने का खदशा मौजूद है, मैं कौम के सामने दूसरा एक इससे भी ज्यादा अहम इशू रखना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या है? इलेक्शन कमीशन को पता था 8 तारीख को कि 16 तारीख को एक हमला हो जाएगा। 8 तारीख को उन्होंने, ये इलेक्शन कमीशन का, मैंने इस पे वीलॉग भी किया था, मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैंने इस पे मीडिया टॉक भी की, मैंने इस पे कॉलम भी लिख के कौम को आगाह किया। वो सारा आप जानते हैं क्या फ्रॉड हुआ। मान लीजिए वो फ्रॉड नहीं है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर ये 2 बातें मैं रखने लगा हूं आपके सामने। आईजी पंजाब जो खुद बहुत संगीन ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मुलविस है, उसका और चीफ सेक्रेटरी की बात मान के आप कहते हैं आइन के 90 दिन का मतलब है 190 दिन, या ज़ियाउल हक साहब वाले 90 दिन, या 11.5 साल, या मुशर्रफ वाले 9.5 साल। तो उसका मतलब यह हुआ कि कल कौमी असेंबली के लिए कोई सुपर आईजी उठेगा, वो ले आएगा अपनी रिपोर्ट, कोई चीफ सेक्रेटरी का उठेगा, उसका भी वो अबुल चीफ सेक्रेटरी आ जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट ले आएगा। तो मुल्क में तो आइन नहीं रहा, फिर आपने दूसरा क्या तोड़ा? आपने आइन तोड़ दिया। उस पर मेरी पहले दिन से पोजीशन है, आर्टिकल 6 बनता है, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के साथ साथ आर्टिकल 6 के जो मुल्जमान हैं उनको कटहरे में भिजवाया जाएगा।
तीसरा इसका एक पहलू मैं आपके सामने जो और भी खतरनाक है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। वो पहलू ये है कि ये कहते हैं कि मुल्क में जनरल जिया के तैयारे का हादसा हुआ, बीबी की शहादत हुई, दोनों दफा इलेक्शन डिले हो गया था। मैं आपके सामने यह सवाल रखना चाहता हूं, क्या उस वक्त मुल्क में जब जियाउल हक के तैयारे का हादसा हुआ मुल्क में आइन था? आपको पता है ना, नहीं था। आइन मुअत्तल था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड इन अबेंस, ताकि निशियां पर रखा हुआ था 1973 का मुत्तफिका आइन। आइन नहीं था। मुशर्रफ के दौर में जब बीबी की शहादत हुई उस वक्त भी सुपर इमरजेंसी में मुल्क था। अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मावराए आइन एक निजाम था। आप किस चीज से किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? आज आइन मौजूद है। इसलिए जो तीसरा नुक्ता मेरा यह था कि अगर कोई शख्स आइन को नहीं मानता और वो कहता है कि उन दो मिसालों को सामने रख के आप आइन मुअत्तल किए बगैर इलेक्शन आगे ले जाओ, तो वो नहीं हो सकता। आइन को जो मुअत्तल करेगा उसको कौम देख लेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। हम भी उसको देख लेंगे कि किस तरह कोई पाकिस्तान में आइन मुअत्तल करता है। चौथी बात सामने रखना चाहता हूं, वो भी बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मंडला रहा है। और वो बड़ा खतरा क्या है? फैसले कौन कर रहा है? इस्राइल के साथ ट्रेड शुरू हो गया। क्या काबीना का फैसला है? क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला है? क्या यह वजारत खारजा का फैसला है? या यह बंद कमरे का कोई फैसला है? आप देख लें, रात को जो इंफॉर्मेशन सामने आई है आपके, वो पूरी कौम देख रही है। यह गद्दारी है फलस्तीन के कॉज से, यह गद्दारी है किबला अव्वल से, और यह गद्दारी है उस सारे मौकफ से जो हजरत कायद आजम अलैहि रहमत ने अपनाया था कि टू नेशंस थ्योरी विद द कैपिटल ऑफ पैलेस्टीनियन इन जेरूसलम, के बाद दो अक़वाम, लेकिन जो किबला अव्वल है उसकी वो होगा फलस्तीन का दारुल खिलाफा। ये उस पूरे कॉज से, कायद आजम के कॉज से भी गद्दारी है। इसकी वजाहत करें खास तौर पे वो मौलवी साहब जो कहते थे इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। इस्राइल में कौन सी रियासत है? क्रिश्चियन नो, बुद्ध नो, हिंदू नो। मैं इससे आगे नहीं जाता, मैं सवाल कर रहा हूं कौन सी रियासत है, उनका कौन एजेंट इस वक्त गवर्नमेंट में बैठा हुआ है? और अगर कोई एजेंट नहीं है तो गिरफ्तार करो उनको, जो ये सारे कहते हैं कि जी वहां पे कंटेनर चला गया है। उससे पहले उनको भी गिरफ्तार करो जो डेलीगेशन पाकिस्तान के गए थे, इसलिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इस्राइल में आप नहीं जा सकते। ये इमिग्रेशन लॉ से गद्दारी है। ये पाकिस्तान की सालमियत से और पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है उससे भी गद्दारी है। और इससे बड़ी संगीन गद्दारी अगर कोई मादरे वतन की पूरी तारीख बदलने के लिए अकेले किसी कमरे में बैठ के, या 10 बंदे या 50 बंदे या 80 बंदे कैबिनेट के बैठ के फैसला करते हैं और हमें अंधेरे में रखा जाता है कौम को, तो यह अंधेरे में रहने का दौर नहीं है। यह दौर, ये बच्चे जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये सिर्फ टेलीविजन पे हमें नहीं दिखाते, ये हमें 100 जगह इनके पास और फोरम है जिसमें ये हमें दिखाते हैं। उन सारे फोरम्स के ऊपर दो बातें आखिरी करके, मैं कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं ले लूंगा। पाकिस्तान के वकला ने यह फैसला किया है कि हम आइन की बालादस्ती उसके लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए हम हर कुर्बानी देंगे, हर जिद्दोजहद करेंगे। और जो पहला हमारा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है उसके जवाब में वो जो खातून पाकिस्तान के निज़ाम अदल, वो पाकिस्तान की गवर्नेंस, वो पाकिस्तान की सियासत, वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो फ्राइंग पैन से गर्म करके इस्त्री चला रही है, वो ये कहती है कि मैं भी अपने सरकारी वकीलों का कन्वेंशन करूंगी। हम जजेस सबका एहतराम करते हैं इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट है।
1973 के आइन में दी हुई सुप्रीम कोर्ट है। 12 अप्रैल 1973 से पाकिस्तान में नाफिजशुदा आइन की सुप्रीम कोर्ट है। उन सब का एहतराम किया जाना चाहिए और जो उनके अंदरूनी मामलात हैं उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने, आखिरी बात मैं कहने लगा हूं, कल नवाज शरीफ ने कहा है मफरूर, सजा याफ्ता, सर्टिफाइड करप्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का मफरूर, अदालती मफरूर किसी के कहने से कोई नहीं होता। जिस तरह कहने से अगर हो तो आपने लतीफा नहीं सुना कल कि वो जो फ्राइंग पैन वाली इस्त्री वाला टीम में से एक खातून कह रही थी कि अगर कोई इलेक्शन से भाग रहा है तो वो इमरान खान है जो भाग रहा है। उसने नवाज शरीफ का नाम भी इमरान खान रख दिया, उसने मरियम नवाज का नाम भी वही रख दिया, उसने शहबाज हमेशा कहता था मेरा नाम बदल देना, उसने चचा का नाम भी बदल के रख दिया है। इलेक्शन से भागने वाला इमरान खान है। जो मैं आपसे आखिरी गुजारिश कर रहा था, सवाल यह है कि मफरूर यह सवाल करता है पाकिस्तान की आईनी अदलिया से कि तुम मुझे बताओ कि अगर इतने बेंच मैं मेंबर ना हूं, इतने बेंच हूं, तो वो फैसला कौन मानेगा? ये अदलिया से उसने सवाल किया, पाकिस्तान के निजाम अदल से सवाल किया। अदालत इसका नोटिस ले या ना ले, दैट्स नॉट माई कंसर्न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका नोटिस लेती है। उसके जो 7-8 सवाल थे, उनके सवालों के जवाब में सिर्फ 2 सवाल हम करते हैं। वो कहते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन इंसाफ करेगा। सिर्फ 2 चीजें जिनका पता नहीं चल रहा। एक, ये बता दो आज कौम को नवाज शरीफ कि जिन हलाल की कमाई अब्बा ने मेहनत की कमर बांधी, दुबई गए, वहां से जाके वो पहुंचे जिन मालात में तुम रहते हो, सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर अपार्टमेंट्स, उसकी रसीद दिखा दो। पहला सवाल। दूसरा, उसका मनी ट्रेल दिखा दो, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, एनआरओ प्लस लिए बगैर पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश होकर दिखा दो। इन मुश्किल तरीन हालात में इमरान है जो सिविल जज के पास पेश हुए, सीनियर सिविल जज के पास पेश हुए, एडिशनल सेशन जज के पास पेश हुए, सेशन जज के पास पेश हुए, मेरे साथ पेशावर में हाई कोर्ट में पेश हुए, वकला के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कोई बैंकिंग जज, कोई स्पेशल जज सेंट्रल, कोई दहशतगर्दी की अदालत ऐसी नहीं है। ये बुज़दिल आदमी है, छुपा हुआ है जमान पार्क में। और जो लंदन का एक जिला है, लंदन, वो जो ग्रेटर पाकिस्तान उनका है, गरीबों का नहीं है, उसके एक मोहल्ले, पाकिस्तान के मोहल्ले मेफेयर में रहता है। वो बड़ा ही बहादुर आदमी है। मैं वार्न करना चाहता हूं गवर्नमेंट को, और मैं वार्न करना चाहता हूं पाकिस्तान की कौम को कि यह वक्त ऐसा है जिस वक्त पे अगर आईन एक दफा मुतनाज़ा बना दिया गया या हाउस ऑफ फेडरेशन तोड़ दिया गया, तो मेरा सवाल नवाज शरीफ अगला तुमसे यह है, तुम में हिम्मत है कि तुम दोबारा से आईन ये बना सको? सूबे तुम्हारे किसी फार्मूले पे मुतफिक हो सकते हैं? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है कोई इस आईन को, या शहबाज के इस आईन को, या फ्राइंग पान की स्त्री वाले इस आईन को कोई तस्लीम करेगा? ये फेडरेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम तो आज नहीं परसों इलेक्शन हो जाएगा, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमसे जितना लड़ोगे हमारी मुहिम तेज होती गई है। सारे गुर, सारे हुनर, सारे तीर, सारी गिरफ्तारियां, सारे मुकदमे, सारे नामालूम अफराद के उठाए हुए लोग, सब तशद्दुद, सारे बेलुबास किए हुए कैदी, वो सारा कुछ तो कर चुके हैं। इसके आगे क्या करना है? जान लेनी है 22 करोड़ लोगों की इस निजाम ने। इसलिए मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि मार्क माई वर्ड्स, इंशाअल्लाह उल अजीज, जो मर्जी ये कर लें, ये हारा हुआ लश्कर जो मर्जी कर ले, इलेक्शन होगा, लाजमन होगा। इसको कोई डिले नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा मंशा नहीं है, ये मेरा मुतालबा हो सकता है, ये आइन का मंशा है। एक सेकंड, इजाज़ चौधरी साहब आप प्लीज। अच्छा, मैं एक बात चौधरी साहब की तरफ से मैं कर दूं। इन्होंने आज से तकरीबन 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उससे भी पहले एक मेंबर, उसके खिलाफ
गए हुए हैं। एक जुडिशियल फोरम है, कुजाई जुडिशियल फोरम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं और लोग भी बैठते हैं। वहां से बाकी जो खबरें आ रही हैं बाहर आपके जरिए कि और जो रेफरेंस नायली के हैं उनमें कहा जा रहा है एफिडेविट दो, कागजात जमा कराओ। इनके रेफरेंस पे खामोशी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि जिन्होंने जस्टिस जवाद की जजमेंट की तोइने अदालत की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तोइने अदालत की और साबित किया कि वो इलेक्शन कराने के अहल नहीं है, इससे बड़ी कोई ग्राउंड नायली की और नहीं हो सकती कि जिनको दो दो गाड़ियां हमने दी हुई हैं, दो दो पेंशनें दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, वो मराहत हैं जो मैं और आप ख्वाब में ही देख सकते हैं अपने खर्चे पे, वो सारी की सारी वो कहें कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ऑर्बिटर डिक्टा आया जो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी, उस ऑर्बिटर डिक्टा में उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे जब वो रात वाली अदालत बैठी थी कि 4 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। 4 महीने किधर गए? अब उसके ऊपर 4 महीने और गुजरे, 4 महीने मजीद गुजर के 12 महीने से भी गुजर गए। तो इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे ये जो इनका रेफरेंस है सेनेटर एजाज चौधरी साहब का, वो और इस तरह के दूसरे रेफरेंस वो लगाए जाएं। और ये जो आइन तोड़ने वाली तोइने अदालत हुई है, ये भी चूंकि तोइने अदालत कंटेमनर और अदालत के दरमियान होती है, इसलिए हम गुजारिश करके तवज्जो उधर दिला रहे हैं कि वो भी बहुत जरूरी है ताकि आइंदा कोई आइन ना तोड़ने की कोशिश करे। गुजारिश मेरी ये आपसे कि क्या मुल्क में इस बात रूल ऑफ लॉ चल रहा है या रूल ऑफ अथॉरिटी चल रही है? दूसरा सवाल मेरा सर आपसे ये है कि ये कह रहे हैं पीडीएम वाले के एक मुतफिक का तमाम फुल कोर्ट बनाया जाए। यहाँ पर लार्जर बेंच भी बने हैं, बड़े बेंच भी बने हैं, 9 रुकनी बेंच भी बने हैं। किसी को चमक की निशानी कहा गया है, कहीं कहा गया ब्रीफ केस चला है। हमेशा अदलिया के बड़े से बड़े फैसले को मुतनाज़ा किया है। क्या गारंटी है कि फुल कोर्ट बन जाए तो ये उसका फैसला तस्लीम कर लेंगे? एक देखिए, आपके इस सवाल और ऑब्जर्वेशन से मैं भी, मुसर्रत भी, चौधरी साहब भी, हम इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इत्तफाक करती है कि ये सवाए उन फैसलों के जो फैसले आपको पता है लाहौर के अंदर ये फैसले कराया करते थे फोन करके कि बीबी नू 3 साल तू कट ना देना, वो सुन लेना, आप पढ़ा हुआ है सारा इंटरनेट पे अभी भी है, कट ना देना। और फिर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि केस जल्दी चलाओ, तो वो मेरे बारे में कह रहे वो नहीं चलान देंदा, और अगले हफ्ते में मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना के 1997 में मुझे उठा लिया जाता है। एक वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक जजमेंट का हवाला देता हूं, और वो जजमेंट है जस्टिस गुलजार साहब की। 5 जजेस ने यह तय किया हुआ है कि यह सवाबदीद है। ये जो चीफ जस्टिस हैं इनकी भी, जो अगले आने वाले होंगे उनकी भी सवाबदीद है, इसलिए कि 184(3) जो दफा आर्टिकल 184 है आइन का, उसके अंदर अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो मैंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की मिसाल दी है। सनसेट क्लॉज यहां 90 डेज पे लगता है, 91 नहीं हो सकते, उससे पहले आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। और ये जो है इसमें भी आईनी तरमीम तो हो सकती है, कानून के जरिए से ये तरमीम नहीं हो सकती। फिर अदालत ने एक 9 रुकनी बेंच बनाया, उसमें से जजेस अपनी सवाबदीद है उनकी रिक्यूज कर सकते हैं, वो रिवायत रही है, और ये रिवायत बुरी नहीं है मेरे नज़दीक। एज अ ज्यूरिस्ट अच्छी रिवायत है कि अगर कोई जज साहब समझे नहीं बैठना चाहते वो उठ जाएं। फिर वो बेंच छोटे होते, अब इस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं उनके मुताबिक एक जज जब सुनेंगे उसको कहेंगे हियरिंग इन चेंबर, 2 जज सुनेंगे तो उसको कहेंगे बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 3 सुनेंगे तो उनको कहेंगे लार्जर बेंच। लार्जर बेंच तो मौजूद है, और ये इनकी जो फरमाइश है वो वहां मुल्क से बाहर बैठ के एक मफरूर किस तरह से, फिर दूसरे मफरूर पे क्यों पाबंदी है? अच्छा बाबा साहब, ये बताइएगा कि बाबा साहब आप जूरिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। ये परसों का जो टाइम दिया है चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा है कि बाहर बैठ के कोई सेटलमेंट करके आ जाए। अगर कोई सेटलमेंट नहीं होती पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, देन वी विल टेक आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये जो बॉल दी है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, ये तो इसको हाईलाइट कर लें कि इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब क्या है। इलेक्शन के हवाले से कोई सेटलमेंट कर लें, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से कोई सेटलमेंट कर लें, टाइम फ्रेम के हवाले से कोई सेटलमेंट कर लें, कोर्ट ने किस चीज़ को सेटलमेंट को कहा है। और दूसरा, एक सोशल मीडिया पर एक बहुत खौफनाक ट्रेंड चला है कि इमरान खान का जनरल अफेयर्स 6 माह पहले था,
जिसे आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, पीडीएम का अदालती जनरल फैज 6 माह बाद आ रहा है। अच्छा चले देखें जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स जिस तरह फैशन के ट्रेंड चलते हैं तो वहाँ दुकानों के ऊपर लड़ाई हो रही होती है सूट छीनने वाले, तो इसलिए मैं ट्रेंड्स के ऊपर मैं नहीं जाता। मैं कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ के ऊपर रहता हूँ। जो आपका सवाल है वो बड़ा वैलिड है। देखिए एक बड़ा सीधा सादा काम यह है कि क्या पाकिस्तान के किसी कानून में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए अदालत कह सकती है, ये सवाल है जो आपकी सारी मैं डिडक्ट कर सका हूं बात में से। इस सवाल का जवाब 3 जगह है। एक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर रिकंसिलिएशन के लिए अदालत कहती है बैठ जाओ फैसला कर लो। दूसरा टैक्स के लॉज के अंदर बैठ जाओ फैसला कर लो, उसकी गुंजाइश है। तीसरा नैब के लॉज के अंदर वॉलंटरी रिटर्न और जो प्ली बार्गेन है उसकी गुंजाइश मौजूद है। जो दुनिया है वो कहां पहुंच गई है? दुनिया यहां पहुंची है जहां पे अभी मेरा बेटा भी करके आया है, एक एडीआर है जिस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अदालत से बाहर निकल के आपस में कुछ कर सकते हो तो कर लो सेटलमेंट। दूसरा ओडीआर है, अदर डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन, सो इट इज क्वाइट लीगल, नंबर 1। दूसरा यह है कि अदालत किसी जगह जिरगे का किरदार नहीं अदा कर सकती। अदालत ये फाइनल जो एडजुडिकेशन है सबसे आखिरी जगह है जहां पे अल्लाह मियां के पास अपील जाने से पहले पहले ये डिसाइड कर सकती है, आखिरी अदालत है। इसलिए वो अगर उन्होंने कहा है कि फिर हम अपना फैसला करेंगे, तो मेरा ख्याल यह कि माहौल ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि या तुम या हम, ये मुल्क किसी के बाप का थोड़ा ही हमें कहे कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे। जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, जिसके दादा की कब्रें हैं, जिसका यहां पे सारा कुछ है, उसको कौन कह सकता है या तुम रहोगे या हम रहेंगे? तो इसलिए ये जो इनका रवैया है वो तो ऐसा रिकंसिलिएटरी, क्या ये तो खुद कहते हैं हम मजबूरी से बैठे हुए हैं, बिठाने वाले का नाम नहीं बता सकते। एक एक करके ना जी मैडम आप इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बैठने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अनस नौला ने कहा एक प्रोग्राम में कहा है कि अगर इमरान खान तैयार है मुज़ाकरात के लिए तो वो वज़ीर-ए-आज़म को फोन करे और मुज़ाकरात की पेशकश करे, और अगर फर्ज करे इमरान खान हुकूमत के साथ बैठ भी जाते हैं तो किसी चीज पर एग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। देखें 2 चीजें हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म वो किसको कह रहा है? 13 जहरीली जड़ी बूटियां 22 लोटे जमा करके जो बंदा एक वोट से बैठा हुआ उसको वज़ीर-ए-आज़म मानेगी कौम? ये गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है। इसलिए कोई नुमाइंदा हुकूमत बनाने के लिए आइन में दिया गया जो तरीकाकार है वो इस्तेमाल किया जाए। एक चीज पे गुफ्तगू करने के लिए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार हैं, वो ये है कि आइन के फ्रेमवर्क के अंदर, आइन तोड़ के नहीं, 1 घंटे के लिए भी नहीं, 1 मिनट, मैं तो नहीं मानूंगा 1 मिनट भी अगर ताखीर होती है, इसलिए तो आइन टूट जाएगा फिर। तो उसके अंदर रह के इलेक्शन कराने के लिए, मोडेलिटीज तय करने के लिए उस हद तक हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। बाकी देखें जो अब ईद भी अपने तहखाने में पढ़ते हैं वो हमें जुर्रत और बहादुरी सिखाएंगे। बाहर निकल सकते हैं ये सारे, उन पे मैं क्या तबसरा करूं? कोई तबसरा नहीं है मेरा। तबसरा 22 करोड़ लोग हैं। ये फरमाइएगा कि जो पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल है वो इस वक्त उस नहज पे पहुंची है कि हर बंदा, हर पार्टी एक ही जगह पे देख रही है। क्या कोई ऐसी सूरत-ए-हाल बन सकती है इन फ्यूचर कि आपकी कोई मामला सेटल डाउन की तरफ चले जाए, या कि दूसरी तरफ पड़ना बारीक होता जाएगा और आप बहुत पीछे चले जाएंगे? देखिए आपके जो है ना बॉडी लैंग्वेज और जुबान साथ नहीं थी। पलड़ा किसका भारी आपको पता है, इसलिए आप मेरे छोटे भाई हैं इसलिए मैंने अच्छा दूसरा जो इस पे मेरा कमेंट है वो ये है कि जो सूरत हाल खराब है वो ये है कि इनमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये डरते हैं इमरान से, ये डरते हैं अवाम से, ये डरते हैं आईनी निजाम से, इसलिए कोई पिछला दरवाजा तलाश करना चाहते हैं। आइन के होते हुए पिछला दरवाजा नहीं खुलेगा। सर आप बड़े एक ज़हीन वकील हैं, ये सर बताइए कि नून लीग और पीडीएम अदारों की छतरी के नीचे बड़ी खुशरुबी से अपनी इनकी तरफ बढ़ रही थी, वो अदलिया के साथ ये बगाड़ क्यों कर बैठी है, बगाड़ क्यों पैदा कर बैठी है? सर उनका जो असलूब था, खुश असलूबी की बजाय वो बदसलूकी और बदअसलूबी का आखिरी दर्जा था। इस खुश असलूबी का नतीजा ये निकला है कि इस वक्त पाकिस्तान का, जिस तरह इमरान खान ने कहा था ना, कोई रह तो नहीं गया, कोई इदारा ऐसा रह गया जिसको इन्होंने मुतनाज़ा ना बना दिया हो। कोई पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी समेत, अभी मैंने इसराइल वाला जिक्र किया कि ट्रेड खुल गया है,
कोई इदारा रह गया है, कोई ऐसी जगह जिसके ऊपर कोई कहे कि मेरा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बाकी है 100%। मैं नहीं कहता कि 100% नो कॉन्फिडेंस है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट आया है, बड़ी बर्बादी निकली है। और पाकिस्तान को मजीद बर्बादी से रोकने के लिए ईस्ट पाकिस्तान वाला तजर्बा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कि 186 सीटों वालों को हमने इक्तदार नहीं देना और उसकी जगह उनको इक्तदार हमने देना है, जो सारे मिला के भी वो 100 के करीब बनते हैं। ये तजर्बा दोबारा कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग किसी भी कुर्बानी के लिए, मुझे तो डर लगता है किसी वक्त, मैं आई एम अ ग्रैंड फादर नाउ अल्लाह ताला की मेहरबानी से, तो जब बच्चे छोटे छोटे आते हैं, कल भी जब हम बाहर निकल रहे थे तो इतने बच्चे आते हैं, वो कहते हैं मैं मरने के लिए तैयार। मैंने तो एक के मुंह पे हाथ रखा, मुझे वो मेरे कलेजे पे हाथ पड़ा। देख ले लोग कहां पहुंच गए। और ये कहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है। ये जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में इनकी जो आखिरी मंजिल होती थी मैकडॉनल्ड, वहां भी नहीं जा सकते। और सर ये बताइएगा जो भी मुज़ाकरात की बात आ रही है कि बिहाइंड द कर्टन जब कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं और उसमें एक पार्टी ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट बतौर गारंटर बैठे और एक ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट बतौर स्टेक होल्डर बैठे, तो इसमें पीटीआई का स्टैंड क्या है? देखिए, मैं तो कहता हूं कि लाहौर का प्रेस क्लब बीच में बैठ जाए, गारंटर हमें कोई नहीं चाहिए, हमें आइन पे अमल दरामद चाहिए। ये वो इदारा है, आप लोगों से मेरा 80s का ताल्लुक है, मेरे जितना वहां कोई मुश्किल दौर में भी और मिनिस्ट्री में भी वहां नहीं गया होगा जितना मैं गया हूं बतौर वकील। तो इसलिए हम आप पे भी एतबार करते हैं। शर्त एक है, आइन नहीं तोड़ेंगे, ना तोड़ने देंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक बार फिर इसराइल के साथ तजारत की खबरें आ रही, आपने भी बताया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद